कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी यानी बाल विकास की आज हम क्लास करेंगे। बाल विकास प्रैक्टिस सेट करेंगे आज हम। दिसंबर दिसंबर और जनवरी 2021 और 22 में जो आपके एग्जाम्स होने हैं उसके संबंध में हम आज यहाँ पर सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे। आपको यहाँ पर 30 में 30 लाने हैं। आप करके बताइए आपके कितने राइट आंसर होते हैं। यहाँ पर आपको 100% सफलता की गारंटी मिलती है। जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलटा के देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने ऐसे ही क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किया है जो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की नहीं है। यहाँ पर पूछा है प्रतिभाशाली बालकों की यहाँ पर विशेषता नहीं है। उच्च आत्म क्षमता ऑप्शन बी है। निम्न औसत या मानसिक क्रिया ऑप्शन सी है। अंतर्दृष्टि पूरक समस्याओं का समाधान करना ऑप्शन डी है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं किस में। यहाँ पर जब आपके पास नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपको नेगेटिव सेंस में पूछा गया तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, एक गलत होंगे। तो नेगेटिव सेंस में एक गलत वाले क्वेश्चन को ढूंढना होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कहता है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए उच्च आत्म क्षमता वाले बालक तो प्रतिभाशाली हो जाते हैं। अंतर्दृष्टिपूर्वक जो आत्म मनन करते हैं, अपने अंदर के विचार सोचते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, वो भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ऑप्शन डी देखेंगे उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं, जो सबसे हायर मतलब उच्चतम श्रेणी की मानसिक क्रियाएं होती है वो भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ऑप्शन ए होंगे, ऑप्शन सी होंगे, ऑप्शन डी होंगे। तो यहाँ पर क्या नहीं होंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं होंगे, उसी को हम टिक कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रही है। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह क्या दर्शाता है। जब एक शिक्षक है, आप खुद एक शिक्षक हैं, आप खुद शिक्षक मानते हैं कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां अच्छी नहीं होती, तो ये क्या दर्शाता है। लिंग जेंडर पक्षपाती दर्शाता है, शिक्षाप्रद कहलाता है, सही दृष्टिकोण वाला कहलाता है, नीतिपरक कहलाता है। आपके सामने ऑप्शंस है। हम लेक्चर वीडियोस कर चुके हैं। ये पेडागोजी का सेक्शन है। पेडागोजी का सेक्शन में आप आराम से, आपके पास 15 नंबर के पेडागोजी पर सब्जेक्ट में पूछेंगे। टोटल आपके 75 पेडागोजी से पूछेंगे, तो आप 75 में 70 मार्क्स आप पेडागोजी से ला सकते हैं, सिर्फ टैग एंड ट्रिक्स के माध्यम से। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शिक्षक कहता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के बेहतर होते हैं, लड़कियां बेहतर नहीं होती है। तो ये कौन सी बात, लड़के लड़की की बात हो रही थी, यहाँ पर लिंग जेंडर के पक्षपाती की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि लड़के मैथ में बेहतर होते हैं और लड़कियां यहाँ पर मैथ में कमज़ोर होती है, ऐसा बिल्कुल भी ना किसी किताब है, ना ही लॉजिक कहती है, ना ही हमारी समाज कहता है। समाज में ये पक्षपात हो सकते हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये पक्षपात बेहतर नहीं है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। व्यक्तिगत भिन्नता, बालक के गृह कार्य का अध्ययन, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, बालक का परिवार में समायोजन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा अध्ययन का क्षेत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस के सामने राइट आंसर बताने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र जो होते हैं वो व्यक्तिगत पर्सनालिटी डिफरेंस होते हैं। बालकों के गृह कार्य से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सहपाठियों के साथ कैसे व्यवहार करता है, क्या खेलता है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अगर बात करें बालकों की परिवार में समायोजन, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का कोई मतलब इन तीनों ऑप्शन में नहीं रह जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब एक शिक्षक यह एवं विद्यार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की बात यहाँ पर हो रही है,
के अंत में क्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की क्रिया करते हैं तो इस स्थिति को सीखने की प्रक्रिया चलती है। सतत रूप से, सामान्य रूप से, विभाजित रूप से, घर्षणात्मक रूप से। तो चलिए, जब एक शिक्षक और विद्यार्थी औपचारिक और अनौपचारिक क्रिया करते हैं तो वह स्थिति सीखने के रूप में क्या कहलाती है? यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या कौन सी होंगे? यहाँ पर बात करेंगे शिक्षक और विद्यार्थी हैं, दो शिक्षक हैं, आप हैं एक, और आप हैं और एक आपके विद्यार्थी हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप से सीखने किसी भी टॉपिक पर क्रिया करते हैं, बात करते हैं तो ये सीखने की स्थिति में क्या होती है? तो ये सतत होगी। क्या होगी? कॉन्टीन्यूअस होगी। क्या होगी? कॉन्टीन्यूअस होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने जब भी कहा आपसे, अगर नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन अगर आपसे अगर नेगेटिव सेंस में पूछे तो क्वेश्चन 3 सही हो जाएंगे, एक आपके गलत होंगे। गलत वाले को ढूंढेंगे हम लोग। तो ऑप्शन देखेंगे, कार्यों को शीघ्र से करना, डेंटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो ऑप्शन है आपके सामने, राइट आंसर जल्दी लगाइए। सॉरी। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कहता है उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। तो 3 सही होंगे। पहले हम सही वाले को ढूंढेंगे। कार्य को शीघ्रता से करता है। जो अपर प्राइमरी जो होते हैं बच्चे, वो कार्य को जल्दी कर लेते हैं। डेंटिंग पेंटिंग भी वर्क वो कर लेते हैं, यानी कि वो पेंटिंग का कार्य कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का प्रदर्शन करना, ये भी करते हैं, पर हम इसे नेगेटिव अभी नहीं ले सकते। सफलता के अनुरूप की चाह रखना, जो अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं वो सफलता के लिए इच्छुक होते हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं जो उनके अनुभव से आता है और वो सफलता की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन होंगे ए, बी, एन, डी, ये तीनों सही होंगे। यहाँ पर आपको व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करना होगा। अपर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं वो व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सी को सही कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर भी आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब भी आपके नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। विकास की प्रक्रिया निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुगमन और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। सी देखेंगे, किसी बच्चे में बुद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ऑप्शन डी देखेंगे, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता रहता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको जल्दी यहाँ पर लगाने हैं। क्या राइट आंसर हो जाएंगे? क्वेश्चन को डील करेंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ पर सही ढूंढ लेंगे, क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है तो सही क्वेश्चन ढूंढते हैं। विकास की प्रक्रिया निश्चित दिशा में होती है, ये भी सही हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तो यहाँ पर वातावरण और वंशानुक्रम के बारे में हमने डिटेल से आपको वीडियो बना के दे दिया, वो जाके आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। अगर बात करें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी की, किसी बच्चों में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यहाँ पर गलत है। यहाँ पर भी आप नहीं देख सकते हैं, नेगेटिव टाइप के देख सकते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव देख सकते हैं। भविष्यवाणी की जा सकती है, आपके ऑप्शन सी गलत होंगे। जब सी गलत होंगे तो उसी को हम यहाँ पर टिक मारेंगे, क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है। वह बालक है विकलांग, मंदबुद्धि, पिछड़ा, सामान्य। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको मार्क्स दे के जाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए कि आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे इसमें।
चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप यूं इजी से डील कर लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, आपकी कक्षा के एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाते हैं। वो कौन बालक होते हैं? विकलांग? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, विकलांग बालक नहीं भागते। मंदबुद्धि बालक भी यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि मंदबुद्धि बालक का ये पहचान नहीं है कि सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाना, ऐसा भी कुछ नहीं है। पिछले बालक की पहचान नहीं होते, वो भी सामान्य बच्चे होते हैं। यहाँ पर आपको तर्क लगाना होगा। अगर आपसे आपकी कक्षा से बच्चे भागते हैं तो क्यों भागते हैं? आपकी टीचिंग स्किल बेहतर नहीं होगी, आपकी व्यवस्था बेहतर नहीं है, आप स्कूल का वातावरण या माहौल आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। आप एक टीचर हैं, आपको बेहतर माहौल बनाना होगा, ऐसी स्किल डेवलप करनी होगी कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी तो इसीलिए पढ़ते हैं, ऐसी स्किल डेवलप करनी होगी जिसके आधार पे आप बच्चे को वहाँ पर इंगेज रख सकें। जितने स्कूल का टाइम है उतने देर आप उसे पढ़ा सकें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर सकता है? कई बार हमने ऐसे क्वेश्चन को आपके लिए डिटेल में डिस्कस करके रखा है। प्रैक्टिस सेट भी जब करवा रहे थे तो वहाँ पर भी आपसे सवाल पूछे गए थे। पियाजे के अनुसार कौन सी अमूर्त संकल्पनाओं को, यहाँ पर कौन सी बात करिए, अमूर्त संकल्पनाओं को तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तार्किक चिंतन करना और अमूर्त संकल्पना, ये दोनों में से अगर एक चीज़ आ जाए तो दोनों का मतलब एक ही है, जो लॉजिक थिंकिंग कहते हैं। ये अमूर्त मतलब जो प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, उनके बारे में वो सोचते हैं तो उसे ही अमूर्त संकल्पना कहते हैं, लॉजिक थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो कब करते हैं पियाजे के अनुसार? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं का चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं? शुरू कब कर देते हैं वो, ये बात आपको यहाँ पर बताने हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोविज्ञान ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरणा उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के उत्तरदायित्व है? कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित किया है? ये सबसे बड़ा सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, किसने कहा था? जहाँ पर भी अभिप्रेरणा की बात आए, अभिप्रेरणा कोहलर महोदय ने किया था। किसने किया था? अभिप्रेरणा की अगर बात आ जाए तो आपके पास सामने, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अभिप्रेरणा की बात है तो अभिप्रेरणा और अधिगम के संबंध में अधिगम का भी बात अगर आए तो अधिगम भी किसने दिया था? कोहलर। ये दोनों को जो संबंध स्थापित किया था वो कोहलर महोदय ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम डिटेल में देखेंगे। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? एक आइडियल टीचर कौन होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, वो आपके ऑप्शंस में दिखेंगे, क्योंकि आप एक आइडियल टीचर बनेंगे तभी आप बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। ऑप्शन ए है, कहता है कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी न करना, कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना, अनुसूचित जनजाति के बालकों की निजी जाति समझना, नीची यहाँ पर दिखा है। ठीक है, अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव न करना। बस पेडागोजी का सेक्शन है, हमने पढ़ाया आपको टैग वाली वीडियो, टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो। ठीक है, टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो में हमने आपको कहा था कि सिंपल कॉन्सेप्ट के आधार पे 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेडागोजी से, वहाँ पर आप 70 मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ कुछ वर्ड को समझ के। तो वही चीज़ आज अभी यहाँ पर आप समझ लेंगे जो नहीं समझे थे, जो नहीं समझ पाए थे। तो यहाँ पर कहता है एक आइडियल शिक्षक टीचर बनने के क्या गुण होने चाहिए?
कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, ये तो हो जाएंगे आपके। आप अगर कक्षा में जाते हैं वहाँ पे जाति सूचक हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई वगैरह सब जाति के बारे में आप डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप इस जाति से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरीज छोटी हो जाती है, क्योंकि सबको समानार्थी शिक्षा देना, ठीक है, समावेशी शिक्षा देनी है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबको एक साथ व्यवहार करना है, एक साथ व्यवहार करते हैं सबके साथ में और एक जैसा सबको मानेंगे। यही तो है आपके आइडियल टीचर बनने की बनना। ठीक है, आगे बात करते हैं। बालक में कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद का भावना पैदा करना, यह गलत है। अनुसूचित जनजाति को नीची देखना, यह भी गलत हो जाएगा। अपनी शिक्षण विधि में कोई बदलाव न करना, क्योंकि आप बार अलग अलग टाइम में शिक्षण विधि को चेंज करना ही आदर्श शिक्षक की पहचान होती है। क्वेश्चन कहता है कि अपनी कक्षा की एक बालक मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है, तो इसकी प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया क्या होगी। एक विद्यार्थी है कक्षा में, मीरा अपने विद्यालय में, जो प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहती है, ठीक है, उसमें क्यूरियोसिटी है अपने विद्यालय के बारे में जानने के, उनके संबंध, उनके वहाँ पे विद्यालय में जितनी चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उनके बारे में जानने की। तो ये प्रक्रिया कौन सी प्रतिक्रिया होगी, यहाँ पर आपको बतानी है। ऑप्शन ए है मीरा एक पिछड़ी बालिका है, मीरा एक सृजनशील बालिका है, मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता, मीरा को खेलना पसंद है। पैडागोजी का सेक्शन है, हमने कहा 75 नंबर जब पैडागोजी से आपके आएंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि 75 नंबर आप बेहतर से कैसे ले पाएंगे, क्योंकि इतने सिंपल भी आते हैं, कभी कभी टफ आते हैं। जैसे इसमें से बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं कि कैसे यहाँ पर बात करनी है, कैसे इसको राइट आंसर बताने हैं। मेरा एक पिछड़ी बालिका है, बिल्कुल भी नहीं। जो उत्सुक है हर एक्टिविटीज़ के जानने के लिए, तो मेरा यहाँ पर होगा एक सृजनशील बालक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मेरा सृजनशील बालक है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी कभी कोई बच्चे ऐसे आंसर देंगे, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता वो अलग मैटर है। यहाँ पर कहता है मेरा उत्सुक है कि विद्यालय में कौन से एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उनके संबंध में उनकी प्रक्रिया को जानने में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आप इसे कहेंगे मेरा एक सृजनशील बालक है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है किसी बालक की समस्या के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। किसी बालक, कोई एक बालक है, उसमें समस्या है, पता लगाने के लिए सबसे जो कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है वो कौन सा है। प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, व्यक्तित्व ऐतिहासिक विधि। तो क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। चलिए अपना राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए प्रयोगात्मक विधि। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए प्रयोगात्मक विधि। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहारों की नकल है। यह कथन किसने कहा था। रेबर ने, डम्बिल ने, और रॉस ने, मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं किसने कहा था। अनुकरण दूसरे व्यक्ति, जब आप, चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ अनुकरण किसे कहते हैं। जब बच्चा किसी के व्यवहार को दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देख के सीखता है तो उसे अनुकरण कहते हैं। तो ये किसने कहा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, रॉस ने कहा था। किसने कहा था, रॉस ने इसे कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में कुल छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है, परंतु वे पढ़ने में कमज़ोर भी हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि श्याम पट पर देख नहीं पाते, उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दीजिए। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है कि एक बच्चा है आपकी कक्षा में,
जिसकी दृष्टि कमज़ोर है, मतलब वो देख नहीं पाते हैं और वे पढ़ने में भी कमज़ोर हैं। आपसे वे निवेदन करते हैं कि आप जो श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं वो उसे देख नहीं पाते हैं। आप आगे बैठने की अनुमति दे आपसे वो आगे बैठने की कक्षा में आगे बैठने की अनुमति मांगते हैं। तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? आपके सामने ऑप्शंस हैं। उन्हें डांट देंगे, पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो, या आप ये कहेंगे, ऑप्शन बी देखते हैं, उसे चश्मा का प्रयोग करने की सलाह देंगे, उनकी इच्छानुसार आगे बैठने के लिए देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सकें, उसके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन दो चीज़ों में फंसेंगे। उन्हें डांटेंगे, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बट आपने टैग एंड ट्रिक के माध्यम से बताया था आप किसी बच्चे को डांट नहीं सकते, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर होगा उन्हें चश्मा की सलाह देंगे या फिर उसकी इच्छा अनुसार आगे बैठने देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा हुआ देख सके। ऑप्शन नंबर सी चूज़ करेंगे। इनके लिए अलग से कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डांट नहीं सकते, गलत। उससे अलग से कक्षा का व्यवहार भी नहीं, सुझाव नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ख़त्म हो गए, आपके पास बचे 2 ऑप्शन। इन 2 ऑप्शनों में से आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाने हैं। उसे चश्मा का सलाह देंगे, ये भी कह सकते हैं। उसकी इच्छा अनुसार आगे बैठने देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? आप क्वेश्चन को बारी से एक बार फिर पढ़ेंगे। दृष्टि कमज़ोर है, इसीलिए वे आगे बैठना चाहते हैं। वे पढ़ने में भी कमज़ोर हैं, ठीक है। दृष्टि कमज़ोर है और पढ़ने में भी कमज़ोर, उसे निवेदन करेंगे श्यामपट्ट पर देख सके। तो यहाँ पर आप उससे ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीख देंगे, उन्हें चश्मा के प्रयोग करने की सलाह देंगे, क्योंकि उसे देखने में भी दिक्कत आती है और वे पढ़ने में भी कमज़ोर है। अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सभी परेशानियों को बारीकी से देखेंगे और उसे ऐसी दवाई का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे जिससे कि देंगे डॉक्टर साहब कि उसकी दृष्टि भी ठीक होती रहे और धीरे धीरे उसकी दिमागी इम्प्रूवमेंट हो जाए। क्या आगे बैठने से दृष्टि तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे सकती है, पर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। इतने लॉजिक से आप आंसर दे पाएंगे। शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनकी बीज होता है। ये किसने? वातावरण, सामाजिकरण, भौतिक संरचना, अभिप्रेरणा। तो कौन आपके सामने राइट आंसर होगा? क्या यहाँ पर आप राइट आंसर बताएंगे? सॉरी, चलिए, क्या राइट आंसर होगा? इसे राइट आंसर आप बताएंगे। शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं देती बल्कि सामाजिक मूल्यों की बात सिखाती है, सामाजिक संज्ञान सिखाती है, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उसे उसका बीज बोता है। ये वातावरण बिल्कुल नहीं होगा, सामाजिकरण भी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा, भौतिक संरचना भी नहीं होगा, ये अभिप्रेरणा होगा। मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पर, मोटिवेशन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से अधिगम से संबंध में सही है। अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों होता है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण एवं सक्रिय होता है। ऑप्शन डी देखेंगे, उपरोक्त सभी। अधिगम के संबंध में क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन कहता है, अधिगम में निम्न में से अधिगम संबंध में अधिगम के संबंध में सही है। अधिगम सार्वभौमिक भी है एवं जीवन भर चलता है, ये भी सही है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, अधिगम विकास भी है और परिवर्तन दोनों, ये भी सही है। अधिगम एवं उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय दोनों हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त डी सभी राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। आगे बात करते हैं, सृजनात्मकता बालक वह है जो अवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, अवस्था है यहाँ पर, अवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, भावनात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है,
श्रेष्ठ बालक की इच्छा का भाव नहीं रखता। वो सृजन बालक का जो पहचान है वो आपके सामने ऑप्शंस दी हुई है, आपको इसे राइट आंसर करके बताना है। सृजनशील बालक कौन है? जिसमें भावना की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये सृजनशील बालक की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कहता है आगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरणा है तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा बालक की गलती के साथ साथ दूसरे बालकों को भी दोषी ठहराना, अपमानजनक भाषा के साथ पर निंदा के लिए अच्छी भाषण का प्रयोग करना, उपरोक्त सभी क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन कहता है अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से किया जा सकता। ऑप्शन क्या होगा? निंदा से पूर्व छात्रों को सकारात्मक पहचान द्वारा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देते हैं बालक की गलतियों के साथ साथ दूसरे बालकों को भी दोषी ठहराना, क्योंकि अगर आप एक बालक को गलत है तो दूसरे बालक को यहाँ दोषी नहीं ठहरा सकते। अपमानजनक भाषा के साथ पर निंदा के लिए अच्छी भाषण प्रयोग करना, ये हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भाषा दोष नहीं है। यहाँ पर जब नेगेटिव सेंस में आता है 3 सही होंगे, एक क्वेश्चन गलत, एक ऑप्शन गलत हो जाएंगे। गलत वाले को यहाँ पर आपको क्या करना होगा? गलत वाले को ढूंढना है। ठीक है। ध्वनि के शुद्ध अशुद्ध उच्चारण होना, ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, ध्वनि के पुनरावृत्ति होना, क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर आपको बताने हैं। निम्नलिखित में से भाषा दोष नहीं है। ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण यह भाषा दोष है। ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना यह भी भाषा दोष है। ध्वनि के प्रतिस्थापन का होना यह भी भाषा दोष है। पुनरावृत्ति का नहीं होना ये बिल्कुल भी भाषा दोष नहीं है। तो जो गलत हो जाएंगे उसे हम सही मान लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उनमें रुचि संबंधी प्रवृत्ति विकसित होती है। अनेक रूप से, निश्चित रूप से, गुणात्मक दृष्टि से इनमें से कोई नहीं। जब कोई बालक बड़ा होता है जैसे जैसे उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्ति होती रहती है। अनेक होती है या निश्चित होती है, गुणात्मक होती है, क्या होती है वो आपको बताने हैं। यहाँ पर आपको हो जाएगा निश्चित रूप से उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्ति बदलती रहती है। ठीक है, निश्चित रूप से। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थियों में अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, पारिवारिक विकास, सामाजिक विकास। शिक्षार्थियों में अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बताने हैं। यहाँ पर देखेंगे शारीरिक रूप से बिल्कुल नहीं होगा, पारिवारिक रूप से भी नहीं होगा, सामाजिक रूप से नहीं होगा। किसके रूप से होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मानसिक रूप से आपके हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोष युक्त है, आपके कक्षा में एक छात्र की भाषा कैसी है? दोष युक्त है। किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होगा, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना से अधिक बोलता होगा, भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करता होगा, वह कक्षा में किसी अन्य छात्रों से पिछड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर बताने हैं आपको। यदि किसी कक्षा में छात्र की भाषा दोष युक्त है तो सामान्य छात्रों की तुलना में आप क्या पाएंगे? एक नॉर्मल छात्र है, एक छात्र में भाषा दोष है, तो उसमें क्या बेहतर आप क्या उसमें डिफरेंस आप पाएंगे?
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस छात्रों का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होगा। उसके जो स्वर होंगे, उस पे ज़बान होंगे, उसकी जो बोली होगी, उसकी जो लैंग्वेज होंगे, उस पर उसे नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, प्राइमरी स्तर के प्राइमरी स्तर पर छात्र मातृभाषा पढ़ने में बेहतर होते हैं क्योंकि बच्चे की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। बी देखेंगे, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है। बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो क्या होंगे आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर बताने हैं आपको। क्वेश्चन कहता है, प्राइमरी स्तर पर जो प्राइमरी लेवल के जो छात्र होते हैं, प्राइमरी स्तर के छात्र को मातृभाषा पढ़ने में बेहतर क्यों होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है क्योंकि मातृभाषा जो होती है, जो आपके लोकल रीजनल लैंग्वेज होते हैं, लोकल लैंग्वेज होते हैं, आपसे आपके ज़मीन से जुड़े हुए जो लैंग्वेज होते हैं, जो आपके गाँव घर में बोले जाते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। आगे चलकर सरकारी नौकरी मिलने की संभावना, ये गलत हो जाएंगे। बच्चों की बुद्धि तेजी से विकसित होती है। क्या बच्चों की बुद्धि तेजी से विकसित होती है? क्या सिर्फ प्राइमरी स्तर के बच्चे को इसरो और नासा में भेज दें? ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगे। बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या सिर्फ बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है? बड़ों में आत्मविश्वास क्या डिक्रीज हो जाती है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। किस मनोविज्ञान ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल दिया है? लेविन, स्किनर, हॉल, कोहलर ने। कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल दिया यानी जोर दिया है, ये आपको बताने हैं। यहाँ पर हॉल महोदय ने दिया है, ठीक है, हाल नहीं होगा, यहाँ पर हॉल महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उपरोक्त सभी। 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों का राइट आंसर आप दे पाएंगे क्योंकि जीन पियाजे फेमस हैं। इस टॉपिक से न जाने कितने सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनेंगे। संवेदिक प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे क्योंकि इनसे ही कम से कम 10 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 10 टाइप से क्वेश्चन इनसे ही पूछा जाता है। कभी इसकी आयु पूछ ली जाती है, कभी इनके आयु में गुण पूछ ले जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ होता है, जो एक्टिव जो होते हैं उसके अर्थ क्या होता है? याद करना, प्रत्यस्मरण करना और सुनना, शिक्षण अनुकरण अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना। क्या सही हो जाएंगे आपके हिसाब से? राइट आंसर आप यहाँ पर बताएंगे। प्राथमिक विद्यालय के जो कक्ष के संदर्भ में एक्टिविटी जो होती है वो जांच पड़ताल करते हैं बच्चे, प्रश्न पूछते हैं बच्चे, वाद विवाद यानी डिस्कस करते हैं एक दूसरे से बच्चे में अपने सहपाठियों के संबंध में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। याद करना जहाँ पर भी आए वो गलत हो जाता है। शिक्षण नकल करना जहाँ पर भी आ जाए वो गलत हो जाएगा। नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर भी नकल करना वो गलत हो जाएंगे। ये कुछ टैग वर्ड है। टैग वर्ड आप वीडियोस में जब हम टेस्ट सीरीज करते हैं वहाँ से आप पढ़ते चलेंगे। नकल करना नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी नकल करना नेगेटिव टैग वर्ड है। याद करना ये भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है? प्रश्न पूछना, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। जांच पड़ताल करना, ये भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। डिस्कस करना, वाद विवाद करना, ये भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे
अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी देखेंगे, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको समझा दूँ। आंशिक रूप से देख सकता, आंशिक मतलब होता है पूर्ण रूप से नहीं, कुछ हद तक। यहाँ पर आंशिक रूप से होता है कुछ हद तक, यानी छोटी सी चीज़ें, छोटी, स्मॉल टाइप, ठीक है, स्मॉल टाइप की बात हो रही है, ठीक है। पूर्ण रूप से होता तो 100%, आंशिक रूप से तो कुछ परसेंट यानी 30 to 40% ये देख सकता है, इसे आंशिक रूप कहते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन को है, ये भी आपके टैग एंड ट्रिक के माध्यम से, टैग एंड ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन बनेंगे। ये पेडागोजी का सेक्शन है। पेडागोजी का सेक्शन 75 को पूछा जाता है 5 सब्जेक्ट से। आपको यहाँ पर 70 मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ आप इसे ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन को। कुछ वर्ड आते हैं, जैसे हम अभी इसी क्वेश्चन में डिटेल कर लेंगे वर्ड को। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। चलिए, बच्चा क्या है, आंशिक रूप से किसी भी चीज़ों के लिए कमज़ोर है, तो बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित विद्यालय में तो डालना चाहिए, लेकिन बिना किसी विशेष प्रावधान के कैसे डाल सकते हैं? ये भी तो नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, क्योंकि बच्चे में पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से कमज़ोर है, कुछ हद तक कमज़ोर है, पूरी कमज़ोर नहीं है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। आप सोचिए, ये नेगेटिव टैग वर्ड होगा ही होगा कि नहीं? क्योंकि कोई एक बच्चा है, उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्यों भला? आप जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को आप दूर कीजिए, पर उसे शिक्षा ज़रूर दीजिए, ठीक है। ये गलत हो जाएंगे। अलग संस्थान भेजने चाहिए, हमने आपको जब कहा, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा आपको पता है, सभी धर्म, जाति, लिंग, किसी का भेदभाव नहीं करते हुए एक साथ एक जगह रख के हम शिक्षा देते हैं, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ऑप्शन नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भी गलत है, नेगेटिव टैग दिख रहा है आपको। ऑप्शन सी बी में भी नेगेटिव टैग वर्ड दिख रहा है। तो विशेष प्रावधान करेंगे, नियमित स्कूल में डालेंगे, रेगुलर स्कूल में जाएंगे, और विशेष प्रावधान चश्मे का जिसमें रूप से देख सकता है, देखने की बात आती है, डॉक्टर से परामर्श लेंगे और डॉक्टर से चश्मा वगैरह सब, दवाई वगैरह सब लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, समय लग रहा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। कॉन्सेप्ट क्लियर, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आने वाले समय में आप कैसे कवर कर लेंगे। चलिए, शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का गुण पाया जाता है। कथनीय तकनीक, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन क्रिया, खेल पद्धति, व्याख्यान तकनीक। तो राइट आंसर आपको बताने हैं। शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर अन्योन क्रिया, ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आती है, ठीक है। ये पीटी में आती है, पॉजिटिव टैग वर्ड में आते हैं, अन्योन क्रिया में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावी प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ये भी आपके लिए कौन से होंगे? ये भी आपके पेडागोजी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने कहा 75 में 70 नंबर आप ला सकते हैं। आप चलिए कैसे लाएंगे ये भी देख लेंगे, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उन क्वेश्चनों में आप जितने भी वर्ड हमने आपको बताया उन वर्ड को आप नोट कर लेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग क्या सही होंगे बच्चों के लिए? पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड क्या है, क्या बच्चों के लिए सही होंगे, आपको बस ये समझना होगा। आप एक टीचर हैं, आप मानिए एक टीचर है अपने आप को, आप बच्चों के साथ क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, बस इतना ही करना है। विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखाना, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्याम पर पठ का आधिकारिक उपयोग करना, साहित्य भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। क्या राइट आंसर होंगे ये आपको बताने हैं। प्रभावी एवं सफल शिक्षा ने क्या लिए आवश्यक है? विद्यार्थियों को, ठीक है, विद्यार्थियों को आधिकारिक नोट्स लिखाना। क्या सिर्फ आप बेहतर नोट्स लिखा देंगे तो क्या बच्चे में सर्वाधिक शिक्षण की सर्वाधिक सर्वाधिक शिक्षा आवश्यक हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएंगे।
व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करेंगे। ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। कैसे? जो भी व्यवहारिक होते हैं, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करेंगे। कैसे? व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा। जब किसी टॉपिक से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेंगे तो उस टॉपिक से बेहतर से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तभी आपके राइट आंसर हो पाएंगे। श्याम पट पर अधिक उपयोग करना। क्या सिर्फ श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड का अधिक उपयोग करने से प्रभावी शिक्षण हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है। साहित्य भाषा का ज़्यादा आधिकारिक प्रयोग करेंगे, ये भी हो जाएंगे? ये भी बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होनी चाहिए? बालक के लिए कक्षा में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंधन, बालक के लिए भोजन का प्रबंधन, बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का संबंध, बालकों के लिए, ये क्या लिखा गया है ये छूट गया। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसे राइट आंसर बताइए। ऑप्शन एक माइनस कर दीजिए। ठीक है। ऑप्शन बाकी ऑप्शन ए बी सी में आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं, क्या राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन कहता है एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होना चाहिए? जो फिजिकल विकलांग है, ठीक है, उसके लिए आप क्या ऐसे विद्यालय में क्या आवश्यक होनी चाहिए? बालकों के लिए कक्षा में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध। एक शारीरिक विकलांग है, उसके पाँव नहीं है, मान लीजिए पाँव नहीं है तो वो चल फिर नहीं पाएंगे, तो कक्ष में जाने के लिए उसे एक विशेष प्रावधान, उचित सुविधा तो होनी चाहिए, तभी तो वो अपने कक्षा में जाके बैठ के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बालकों के लिए भोजन का प्रबंध करना, भोजन की बात शारीरिक विकलांग में सभी बच्चे एक ही भोजन करेंगे, ये नहीं होगा। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन, निःशुल्क तो सभी के लिए होगा, तो ऑप्शन डी को माइनस करके चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाने हैं। तो ये थे आज हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, आपको यहाँ पर बताने हैं 30 में से आप कितने ला पाएँ। जो हमारी टारगेट है 30 में से आपको 25 लाने हैं। ठीक है, ये आपको लाने ही होंगे क्योंकि आपको अगर बेस्ट स्कोर करने होंगे तो चलिए आने वाली वीडियोस आपको मिलेंगी, इसीलिए आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। कंप्लीट नोट्स आपके लिए तैयार हो चुकी है। नए सिलेबस के आधार पे आपको 100% नोट्स ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बनाई गई, बहुत सारे बुक्स का निचोड़ बनाया गया है। तो आप नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।